शुरुआत होती है गुजरात के मेहसाणा के एक कस्बे वडनगर से। उत्तरी गुजरात के मेहसाणा जिले का वडनगर ये वही कस्बा है जहां पर नरेंद्र मोदी का जन्म हुआ था। यहां पर हम उन तमाम जगहों और उन तमाम लोगों से मिलेंगे जिनका सरोकार है मोदी के जीवन से। गुजरात के वडनगर में कभी बनासकांठा के नवदोत्रा गांव से एक परिवार आया था। वो परिवार था मगनलाल रणछोड़ दास का। मगनलाल ने वडनगर में किराने की दुकान खोलने के लिए गांव छोड़ दिया और वडनगर में मोदियों के मोहल्ले में किराए पर घर ले लिया था। मगनलाल रणछोड़ दास के बेटे हुए मूलचंद और 1915 में मूलचंद के बेटे हुए दामोदर दास। उन्हीं दामोदर दास के 6 बच्चों में से एक थे नरेंद्र मोदी। उनके तीसरे बेटे नरेंद्र दामोदर दास का जन्म हुआ 17 सितंबर 1950 को और मोदियों के मोहल्ले में रहने से नरेंद्र दामोदर दास के साथ मोदी का टाइटल भी जुड़ गया। वडनगर के काला वासुदेव का चाचरा नाम का ये वही इलाका है जहां पर नरेंद्र मोदी ने अपना बचपन गुजारा था। हमारे बगल में मौजूद ये घर दरअसल वही घर है जहां पर नरेंद्र मोदी जन्मे थे। बताया जाता है कि घर के 3 कमरों में किसी भी कमरे में खिड़की नहीं हुआ करती थी। नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन के किचन में जाते ही हालात और खराब हो जाते। चूल्हा जलते ही पूरे घर में धुआं भर जाता। मैंने अपनी मां को अड़ोस पड़ोस के घर में बर्तन साफ करके पानी भर के हमें संस्कारित करने का। घर से बाहर नरेंद्र मोदी और उनके दोस्तों के लिए सबसे पसंदीदा जगह हुआ करता था ये शर्मिष्ठा तालाब। तब वडनगर के अधिकतर लोगों को नहाने और कपड़े धोने के लिए इसी शर्मिष्ठा तालाब के पास आना पड़ता था और इसी में बच्चों को खुशी का समंदर नजर आने लगा। इस तालाब के बाद मोदी के बचपन का सबसे ज्यादा वक्त बीता वडनगर के इस रेलवे स्टेशन पर। मोदी के पिता दामोदर दास इस स्टेशन पर इसी गुमटी में कैंटीन चलाया करते थे और 6 साल के मोदी की ड्यूटी हुआ करती थी स्टेशन पर रुकने वाली ट्रेनों के मुसाफिरों के बीच ज्यादा से ज्यादा चाय बेचने की। गुजरात का वडनगर रेलवे स्टेशन दरअसल ये वही रेलवे स्टेशन है जहां से नरेंद्र मोदी की बचपन की तमाम यादें जुड़ी हुई हैं। इस रेलवे स्टेशन पर ही महज 6 साल की उम्र में नरेंद्र मोदी ने अपने पिता दामोदर दास मोदी की चाय की दुकान में उनका हाथ बटाना शुरू किया था। उस जमाने में इस रेलवे स्टेशन से होकर महज एक ट्रेन गुजरा करती थी, लेकिन आज वक्त काफी गुजर चुका है और अब रोजाना यहां से तकरीबन 6 ट्रेनें होकर गुजरती हैं। स्टेशन के इन्हीं पटरियों से दामोदर दास अपनी जिंदगी पटरी पर लाने की कोशिश करते रहते थे, लेकिन बताया जाता है कि तब दिन भर में वडनगर स्टेशन पर सिर्फ एक ट्रेन रुका करती। अच्छे दिनों में भी नरेंद्र मोदी ज्यादा से ज्यादा 30 चाय ही बेच पाते। चाय बेचना कोई पाप है क्या, गुनाह है क्या? कोई गरीब घर में बच्चा पैदा हुआ, बड़ा हुआ, इससे आप ऐसी घृणा और नफरत से देखेंगे? ये जो माइंडसेट है ना, ये लोकतंत्र के लिए शोभा है। तब 7-8 साल की उम्र रही होगी जब वडनगर में मोदी की मुलाकात संघ के जाने माने कार्यकर्ता वकील साहब यानी लक्ष्मण राव इनामदार से हुई। बताते हैं कि दिवाली के दिन हुई ये मुलाकात मोदी को संघ में ले आए। उन्हें बाल स्वयंसेवक बना दिया गया। मोदी ने कई बार दावा किया है कि उन्हें याद है कि उस दिवाली की शाम वो घर से गायब रहे और जब लौटे तो मां की फटकार मिली। बाल स्वयंसेवक बनकर मोदी संघ की शाखा में जाने लगे तो दोनों नवरात्रों में व्रत भी करने लगे और उनका अहम ठिकाना होने लगा वडनगर का यह हटकेश्वर मंदिर। अचानक एक दिन मोदी घर से गायब हो गए 2 साल के लिए। एक ऐसा फैसला जो मोदी को मठ और पहाड़ों की ओर ले गया। कहा जाता है यही वो वक्त था जब मोदी ने हिमालय का रुख किया। हिमालय पर भटकने के 2 साल बाद मोदी जब लौटे तो जिंदगी का फलसफा बदल चुका था। मोदी ने लौटने के साथ ही वडनगर से वडनगर तक का सफर खत्म कर दिया और फिर निकल पड़े एक अनजाने सफर पर जो उन्हें ले आया
अहमदाबाद के बस स्टैंड पर। साल था 1969, जब किस्मत नरेंद्र मोदी को एक बार फिर चाय की दुकान तक खींच ले आई। वडनगर से निकले मोदी अहमदाबाद में अपने चाचा बाबू भाई के पास पहुंचे। तब बाबू भाई स्टेट ट्रांसपोर्ट दफ्तर के बाहर एक कैंटीन चलाया करते थे। हालांकि इतने सालों में इस एसटी बस स्टैंड की तस्वीर काफी बदल गई है। अब ना तो वो चाचा की कैंटीन नजर आती है और ना ही नरेंद्र मोदी की चाय की दुकान। बताते हैं कि मोदी की चाचा की कैंटीन में आरएसएस के एक कार्यकर्ता अंबालाल खोस्ती भी आया करते थे और बाल स्वयं सेवक रह चुके मोदी का एक स्वयं सेवक से हुआ ये सामना उनकी जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव लेकर आया। चाय के साथ ही अंबालाल खोस्ती के साथ अहमदाबाद के संघ दफ्तर में आना जाना शुरू हुआ तो मोदी की एक नई पारी शुरू हो गई। मोदी एक बार फिर वकील साहब यानी लक्ष्मण राव इनामदार के करीब थे। बायोग्राफी के मुताबिक मोदी को वकील साहब का मानस पुत्र कहा जाता था और वकील साहब के मना करने पर भी मोदी उनके कपड़े साफ किया करते थे। वकील साहेब ना कपड़ा धोता धोता आज देशનો મેલ ધોવા માટે નીકળ્યા છે। मोदी की इस मेहनत का फल मिला 1972 में, जब मोदी को औपचारिक तौर पर संघ का प्रचारक बना दिया गया। अगले ही साल यानी 1973 में गुजरात यूनिवर्सिटी से नवनिर्माण आंदोलन की चिंगारी भड़की तो मोदी को एबीवीपी के जरिए युवाओं को जोड़ने का मौका मिल गया। आंदोलन इतना उग्र हुआ कि चिमन भाई पटेल को 1974 में इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद इमरजेंसी का दौर आया। सोशलिस्ट और जनसंघ के आला नेता, संघ के कार्यकर्ता गिरफ्तार कर लिए गए और सियासी गलियारों के लिए अपरिचित रहे मोदी को खुद ब खुद संघ की बड़ी जिम्मेदारी मिल गई। बताते हैं कि इमरजेंसी में मोदी एक तरफ तो नेताओं के छिपने का ठिकाना ढूंढ रहे थे तो दूसरी ओर संघ के सत्याग्रह आंदोलन की रणनीति तैयार कर रहे थे। अपने पूरे जीवन में नरेंद्र मोदी जिन जिन जगहों पर गए उसमें महाराष्ट्र के नागपुर का भी एक खास स्थान है। दरअसल ये वही जगह है जहां पर नरेंद्र मोदी को संघ के कार्यकर्ता से उठाकर संघ का प्रचारक बना दिया गया था। ये वो दौर था जब संघ ने यह महसूस किया कि नरेंद्र मोदी को एक नई जिम्मेदारी दी जानी चाहिए और संघ ने उन्हें नागपुर के इसी हेडगेवार भवन में बुलाकर अच्छी खासी तालीम दी, जिसके बाद प्रचारक बनाकर उन्हें वापस गुजरात भेज दिया गया, जहां पर उन्हें पूरे गुजरात की जिम्मेदारी संभालनी थी। नागपुर में मोदी को संघ ने बड़ी जिम्मेदारी संभालने की ट्रेनिंग दी। मोदी की जिम्मेदारियां बढ़ने लगी। गोधरा, वडोदरा, पंचमहल, दाहोद जैसे कई इलाकों में मोदी ने संघ को शक्ति बनाने का काम किया। 1987 में उन्हें संघ से बीजेपी में भेजा गया और बीजेपी में आते ही मोदी ने यात्राओं की बाढ़ ला दी। लेकिन मोदी को सबसे बड़ी जिम्मेदारी मिली 25 सितंबर 1990 को, जब लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या तक की राम रथ यात्रा निकाली और मोदी केंद्रीय कमान के करीब आ पहुंचे। आडवाणी की इस यात्रा के ऑर्गेनाइजर मोदी ही थे। मोदी को राजनीति में हुनर दिखाने का मौका इसके 3 साल बाद मिला। 95 की गुजरात जीत से मोदी के 1000 मुरीद पैदा हो गए तो 1000 दुश्मन भी। कांशीराम राणा को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाने के बाद गुटबाजी शुरू हो गई। राणा ने नरेंद्र मोदी की अनदेखी करके सुरेश मेहता को सचिव बना दिया। कहते हैं कि तब संघ एक बार फिर सामने आया। आडवाणी की कृपा भी मोदी को मिलने लगी और राणा को मोदी को नॉमिनेट करना पड़ा। 1995 में केशुभाई पटेल को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया। उन्होंने 14 मार्च 1995 को पद और गोपनीयता की शपथ ली। मंत्रालय बनने में तकरीबन 1 हफ्ते का वक्त लग गया क्योंकि सभी नेता मंत्री बनने को बेकरार बैठे थे। शंकर सिंह वाघेला की बगावत से बैकफुट पर आए नरेंद्र मोदी ने कांशीराम राणा के पास महासचिव पद से 28 सितंबर 1995 को इस्तीफा भेज दिया। हालात इतने बिगड़े कि अटल बिहारी वाजपेयी को अहमदाबाद आना पड़ा। केशुभाई की कुर्सी छिनी, सुरेश मेहता की ताजपोशी हुई। वाघेला ने बीजेपी को हमेशा के लिए बाय बाय कर दिया तो मोदी को भी एक सजा की तरह दिल्ली का टिकट थमा दिया गया। मोदी दिल्ली पहुंचे तो एक बार फिर आडवाणी की सोहबत मिली। बताया जाता है कि आडवाणी के ही कहने पर मोदी को हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, पंजाब और जम्मू कश्मीर का प्रभार दिया गया।
इतना ही नहीं, 19 मई 1998 को मोदी को बीजेपी का महासचिव बना दिया गया और मोदी ने इसके बाद केंद्रीय कमान में पैठ बनानी शुरू कर दी। ये महज इत्तेफाक ही है कि जब मोदी केंद्रीय कमान के संपर्क में आए तो बीजेपी भी पहली बार स्थायी सरकार बनाने में कामयाब हुई। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के प्रधानमंत्री केंद्र में एनडीए की सरकार बनी तो शपथ ग्रहण में एक बार फिर नरेंद्र मोदी ऑर्गेनाइजर की भूमिका में नजर आए। तब मोदी की बड़ी भूमिका तैयार हो रही थी। मोदी राजनीति से सियासत में आने को तैयार हो रहे थे। मोदी की बायोग्राफी में मोदी के हवाले से कहा गया है, अटल जी ने पूछा कहां हो, मैंने बताया मैं शमशान घाट में हूं। अटल जी ने पूछा वहां क्या कर रहे हो, मैंने पूरी बात बताई तो उन्होंने शाम में आकर मिलने को कहा। शाम में जब मैं अटल जी से मिला तो उन्होंने कहा दिल्ली में पंजाबी खाना खाकर मोटे हो गए हो, अब थोड़े दुबले होने के लिए तैयार हो जाओ, दिल्ली छोड़ दो। मैंने पूछा कहां जाऊं तो अटल जी ने कहा गुजरात चले जाओ। बायोग्राफी के मुताबिक तब नरेंद्र मोदी को लगा कि उनसे बाकी राज्यों का प्रभार भी वापस ले लिया गया है और सिर्फ गुजरात का प्रभार दिया जा रहा है, लेकिन फैसला कुछ और ही था। अटल जी ने कहा नहीं, तुम्हें अब गुजरात का मुख्यमंत्री बनना है और वहां से चुनाव भी लड़ना है। मैंने अटल जी से कहा मैं इस काम के लिए नहीं बना हूं, मैं 6 साल से बाहर हूं, मैं वहां किसी को जानता तक नहीं। तो अटल जी ने कहा मैं दिल्ली में आया तो मैं ही किसे जानता था। मोदी की तकदीर का फैसला हो चुका था। 6 साल के बाद मोदी गुजरात के सफर पर निकले तो सीना चौड़ा था। गुजरात पहुंचकर केशुभाई पटेल को मुख्यमंत्री पद से हटाकर नरेंद्र मोदी को इस पद पर बिठाया गया। नरेंद्र मोदी के पास एक नई जिम्मेदारी थी। इस घटना के बाद जनता से रूबरू होते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा था कि वो गुजरात एक वनडे मैच खेलने आए हैं। 7 अक्टूबर 2001 को मोदी गुजरात के 14वें मुख्यमंत्री बन गए। मुख्यमंत्री बन चुके मोदी विधायक बनने के लिए 19 फरवरी साल 2002 को राजकोट से चुनाव के मैदान में उतरे और 24 फरवरी को विजय घोषित कर दिए गए। लेकिन इस जश्न पर महज 3 दिन के भीतर पानी फिर गया। गुजरात के गोधरा में इंसानों का कहर टूट पड़ा। तब तारीख थी 3 दिन के भीतर पानी फिर गया। गुजरात के गोधरा में इंसानों का कहर टूट पड़ा। तब तारीख थी 27 फरवरी और साल था 2002। अयोध्या से अहमदाबाद आ रही साबरमती एक्सप्रेस पर गोधरा में हमला कर दिया गया। सुबह सुबह 7:45 बजे ट्रेन की बोगी S6 को आग के हवाले कर दिया गया। 58 मुसाफिर बेमौत मारे गए। बताया जाता है कि साबरमती एक्सप्रेस जब अगले दिन अहमदाबाद पहुंची तो पूरा शहर आग की लपटों में गिर गया। त्रिशूल, पेट्रोल और तबाही मचाने वाले हर हथियार घरों से बाहर निकल आए। सबसे विभत्स घटना घटी नारोदा पाटिया में। मोदी के दामन में 1 साल के अंदर सबसे भयानक दाग लगा। गोधरा कांड के बाद गुजरात में तकरीबन 40 जगहों पर दंगे भड़के थे। इन दंगों के बाद नरेंद्र मोदी की छवि लगातार बदलते चली जा रही थी। इन 40 जगहों पर जिन जगहों पर दंगे हुए थे उनमें अहमदाबाद का नारोदा पाटिया भी एक था। इस बस्ती ने एक भीषण नरसंहार देखा था। हम इस वक्त हैं उसी बस्ती में जहां पर ये दंगे भड़के थे और कई लोगों ने अपनी जानें गंवाई थी। 2002 के दंगे होने के बाद जो कम्युनल राइट हुआ, वो कम्युनल राइट से हिंदू और मुसलमान के बीच में एक दीवार हो गई। वो तो है ही, दोषी मानते भी हैं पब्लिक, मुसलमान जो जितने भी हैं वो तो मानते ही हैं। अगर मोदी पर जो इल्जाम लगाए गए हैं और उसमें रत्ती भर भी सच्चाई, अगर 100 इल्जाम है लेकिन एक में भी सच्चाई हो, मैं मानता हूं भारत के उज्जवल भविष्य के लिए, भारत में उज्जवल परंपराओं के लिए चौराहे पर खड़े रख करके मोदी को फांसी देनी चाहिए। मैं प्रार्थना करता हूं दुनिया की जो भी न्यायिक व्यवस्था है उन सारी न्यायिक व्यवस्थाओं से मोदी की पूरी तरह जांच पड़ताल होनी चाहिए और दूर 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 छोटी सी भी गुनाह या गलती ध्यान में आती है,
चौराहे पर फांसी देनी चाहिए, मोदी को कतई माफ नहीं करना चाहिए। दंगे की आंच में सियासत भी सुलगने लगी। मोदी को दिल्ली बुलाना पड़ा और उस वक्त पढ़ाया गया राजधर्म का पाठ आज भी सियासी गलियारों में गूंजता है। मिनिस्टर के लिए मेरा एक ही संदेश है कि वो राजधर्म का पालन करें। गोधरा दंगे के बाद हुआ चुनाव बीजेपी बनाम पूर्व बीजेपी के रंग में रंग गया। वाघेला को आगे करके कांग्रेस ने खूब जोर लगाया और मोदी को राजधर्म का पाठ पढ़ा चुके प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी 7 दिसंबर को जब अहमदाबाद में रैली करने पहुंचे तो सभी की आंखें फटी की फटी रह गईं। आखिर दंगे के दाग पर लड़े गए चुनाव में बीजेपी ने 182 में से 126 सीटें हासिल की। मोदी ने मणिनगर से यतीन ओझा को 75,000 वोट से हरा दिया। दूसरी बार ताजपोशी के 1 महीने के अंदर मोदी ने गुजरात के विकास का मॉडल पेश किया, वाइब्रेंट गुजरात का सपना दिखाना शुरू किया और जख्मी गुजरात में काइट फेस्टिवल का रंग भी भरने लगे। 2007 का चुनाव भी मोदी के लिए जनादेश लेकर आया। बीजेपी को 117 सीटें मिली, पिछले चुनाव से 10 कम। इस चुनाव ने मोदी का हौसला तो बढ़ाया, साथ में सपने भी बड़े हो गए। मोदी ने ताजपोशी के हैट्रिक लगाने के 4 साल बाद ही दिल्ली की ओर बढ़ने की तैयारी शुरू कर दी और 12 सितंबर 2011 को सुप्रीम कोर्ट ने जब गुजरात दंगे पर फैसला सुनाया तो मोदी ने उसे क्लीन चिट का सर्टिफिकेट माना। 2012 में गुजरात विधानसभा चुनाव के बाद मोदी दिल्ली की ओर बढ़ने लगे। 3 महीने की जद्दोजहद के बाद 13 सितंबर 2013 को मोदी पीएम पद के उम्मीदवार भी बन गए। श्री नरेंद्र मोदी विल बी आवर प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट फॉर द कमिंग लोकसभा इलेक्शन। मोदी की नजर दिल्ली की ओर घूमी तो मुकाबला तीखा होता गया। जो अपनी विचारधारा के जरिए हमारे भारत की मिलीजुली संस्कृति को नुकसान पहुंचाता है। मैडम सोनिया जी, आपके राज परिवारों ने, आप जैसे राज परिवारों ने हम गरीबों के लिए मांगने के सिवा कुछ छोड़ा है। लेकिन मोदी रिकॉर्ड तोड़ रैलियों में जुटे रहे, बिना थके जनता से सीधा संवाद करते रहे। जहां करप्शन, महंगाई, बेरोजगारी, सुरक्षा, आतंकवाद पर यूपीए सरकार को घेरा, वहीं 60 साल उन्हें दिए, 60 महीने मुझे दो जैसे नारों से एक उम्मीद जगा दी। 60 साल शासकों को चुना है, 60 महीने के लिए एक सेवक को अवसर दो, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं। एक हसरत, एक मंजिल और एक रास्ता। मोदी की नजर अर्जुन की तरह मछली की आंख पर टिकी रही और जब इसका नतीजा आया तो इतिहास रच गया। हिंदुस्तान के इतिहास में शुद्ध रूप से, ये मैं जरा शब्द प्रयोग जिम्मेवारी से करता हूं, शुद्ध रूप से कांग्रेस से सिवाय किसी एक दल की स्पष्ट बहुमत से सरकार बनी हो, आजादी के बाद पहली बार हुआ है। आज हमने जो कुछ भी पाया है वो 5 पीढ़ी खप गई है तब आया है। महाजीत का महासंकल्प पूरा हो चुका था। गुजरात से विदाई का वक्त आ चुका था। एक बड़े सपने के पूरा होने की खुशी थी तो अपनी माटी छोड़ने का गम भी था। अब 6 करोड़ गुजरातियों की जगह 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के चौकीदार बन चुके हैं मोदी। एक नए पथ पर, अग्निपथ पर, राजपथ पर निकल चुके हैं मोदी। जहां उन्हें हर हिंदुस्तानी की मुश्किलों से, जरूरतों से और उम्मीदों से टकराना है।